सुश्रुत सूत्र चैप्टर नंबर 5 अग्रोपरणीय। इस चैप्टर में सर्जरी परफॉर्म करने से पहले जो जो कर्म करने चाहिए अग्रोपरणीय में, वो उन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है। यानी कि जैसे कि काय में होता है कि किसी भी औषधियों का कलेक्शन करना, उसी प्रकार से सर्जरी परफॉर्म करने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए पेशेंट के लिए, उन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है इस चैप्टर में। श्लोक नंबर 3 में त्रिविधम कर्म, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। ये पूछा जाता है कि सुश्रुत ने कर्म कितने माने हैं। त्रिविध, 3 कर्म माने हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। अब ये बोलने के बाद सुश्रुत ने ये नहीं बताया कि पूर्व कर्म में क्या है, प्रधान में क्या है। विमर्श में देखिए, ये बोला है हाराण चंद्र ने। हाराण चंद्र का यहाँ पे श्लोक आता है, लंघन आदि विरेकांत पूर्व कर्म वर्णस्य च पाटनम रोमण यच प्रधान कर्म तत्स्मृतम बल वर्णादि अग्नि कार्यंतु पश्चात कर्म। यानी कि जो लंघन विरेचन होते हैं ये पूर्व कर्म में होते हैं, पाटन रोपण होते हैं ये प्रधान कर्म होता है, यानी कि जो सर्जरी परफॉर्म करनी होती है वो प्रधान कर्म होता है, और जो बाद में संसर्जन कर्म होता है बल वर्णादि अग्नि कार्यंतु, ये पश्चात कर्म होता है। अब चरक ने जो विरेचन या वमन होता है वो प्रधान कर्म में माने हैं, लेकिन ये शल्य के लिए, सर्जरी परफॉर्म करने के लिए है, तो इसमें विरेचन जो होता है ये पूर्व कर्म में आता है। हराण चंद्र की टीका है सुश्रुतार्थ संदीपन। चरक ने कर्म कितने माने हैं? चरक ने कर्म 3 और 5 दोनों माने हैं। हीन, मध्य, अति, ये 3 कर्म आते हैं, जो हीन योग, मध्य और अति योग, और 5 कर्म आते हैं वमनादि पंचकर्म। नेक्स्ट आते हैं वह शस्त्र कर्म 8 प्रकार का होता है। सुश्रुत ने शस्त्र कर्म कितने प्रकार का माना है? 8 प्रकार का माना है। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन, ये 8 प्रकार का शस्त्र कर्म माना है सुश्रुत ने। चरक ने शस्त्र कर्म 6 प्रकार का माना है। ऐषण और आहरण को उन्होंने शस्त्र कर्म में नहीं माना है, यंत्र कर्म में माना है। अब जो अष्टांग हृदय हैं उनके जो होते हैं शस्त्र कर्म, वो 13 प्रकार का होता है। उसमें उन्होंने 5 एक्स्ट्रा माने, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन, ये अष्टांग हृदय का है। और अष्टांग संग्रह ने दहन को नहीं माना है, तो उनके हो गए टोटल 12 शस्त्र कर्म। तो सुश्रुत के शस्त्र कर्म 8, चरक के 6, अष्टांग हृदय के 13 और अष्टांग संग्रह के 12। अब वो 8 शस्त्र कर्म कौन से हैं? सबसे पहले आता है छेदन। छेदन होता है एक्सीजन, यानी कि काट के अलग कर देना। जैसे कि कोई भगंदर होता है, अर्श होता है, उसको काट के अलग कर देना। फिर भेदन, भेदन होता है इंसीजन, यानी कि चीरा लगाना। नेक्स्ट आता है लेखन, यानी कि खुरचना, स्क्रैपिंग। फिर वेदन, वेदन होता है पंचरिंग, यानी कि नोकदार शस्त्र से छेद करना, पंचरिंग करना। फिर आता है ऐषण, ऐषण होता है प्रोबिंग, यानी कि एक्सप्लोरेशन करना, एक्सप्लोर करके देखना कि कहाँ तक व्रण है, वो होता है ऐषण। नेक्स्ट आता है आहरण, आहरण यानी कि एक्सट्रैक्ट करना, खींच के बाहर निकालना। जैसे मूड गर्भ की चिकित्सा क्या होती है? आहरण, यानी कि उसे खींच के बाहर निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सीवन, यानी कि सुचरिंग करना। नेक्स्ट आते हैं इस श्लोक में, कुछ 6 नंबर के श्लोक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है कि ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, परिकर्मिणश्च स्निग्धा स्थिरा बलवंत, यानी कि जो अटेंडेंट होता है उसको कैसा होना चाहिए? स्निग्धा, स्थिर और बलवंत, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है इसकी विमर्श में एक लिखी गई है जाम्बवोष्ठ। जाम्बवोष्ठ एक टाइप का शस्त्र होता है, इससे अग्निकर्म और शारकर्म दोनों में इसका प्रयोग होता है, यानी कि इसे दोनों कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या पूछा जा सकता है कि जाम्बवोष्ठ से क्या किया जाता है? अग्निकर्म या फिर शारकर्म या फिर बोथ, तो इसमें बोथ टिक होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 7 में, फिर श्रेष्ठ तिथि, कर्ण, मुहूर्त और नक्षत्र के दिन दही, चावल, अन्न, पान तथा रत्न आदि से अग्नि, ब्राह्मण और वैद्यों का पूजन कर बलि, मंगन, स्वास्तिक वचन करके हल्का भोजन किए हुए रोगी को पूर्व अभिमुख बिठाकर, यानी कि लघु भुक्तवतम प्रागमुख आतुर उपवेशम, यानी कि हल्का भोजन करवा के प्रागमुख यानी कि पूर्व दिशा में, आतुर यानी कि रोगी को बिठाना चाहिए, और प्रत्यांग मुख वैद्यो, यानी कि वैद्य का मुख कहाँ होना चाहिए? प्रत्यंग मुख, यानी कि पश्चिम दिशा में होना चाहिए, और रोगी का मुख होना चाहिए प्रांग मुख, यानी कि पूर्व में होना चाहिए। मर्म, सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि और धमनियों का बचाव करते हुए पुए के संपूर्ण निकलने तक लोमों की दिशा में शस्त्र चलाएं, यानी कि परिहरण अनुलोमम शस्त्रम, यानी कि शस्त्र को कैसे चलाना चाहिए? लोमों की दिशा में, यानी कि बालों की दिशा में शस्त्र को चलाना चाहिए। यहाँ पे आगे आएगा जलोका वाले चैप्टर में, जलोका का वमन किस प्रकार से करवाते हैं, वो भी अनुलोम दिशा में करवाते हैं। और आलेप प्रदेह जो होता है, आलेप को कैसे लगाना चाहिए? वो प्रतिलोम दिशा में लगाते हैं, यानी कि 2 जगह अनुलोम आएगा और 1 जगह प्रतिलोम, आलेप लगाने के टाइम पे।
इस तरह ठीक प्रकार से उचित स्थान पर हुआ, एक बार ही शस्त्र प्रवेश कर पुनः शीघ्रता से निकाल लेवे। पाक स्थानों के महान होने पर भी 2 अंगुल या 3 अंगुल तक व्रण का घाव करना चाहिए। यानी कि व्रण का घाव कैसे करना चाहिए, 2 या फिर 2 अंगुलांतर या फिर 3 अंगुलांतर व शस्त्र पदमुक्ता। ये आगे आएगा 16 नंबर के चैप्टर में, 16 नंबर का श्लोक है, मूढ़ गर्भ अभुक्त वक्त कर्म कुर्वीत, भी आगे आएगा। नेक्स्ट आते हैं व्रण के गुण या फिर श्रेष्ठ व्रण के लक्षण। ये प्रूफ में क्वेश्चन पूछा जाता है। तत्र आयत विशाल सम सुविभक्तो निराश्रयति व्रण गुणा। ये व्रण के गुण होते हैं 5। आयत होना चाहिए, जो व्रण होता है वो विशाल होना चाहिए, यानी कि चौड़ा होना चाहिए, अच्छे से सम सीधा होना चाहिए। सुविभक्त यानी कि अर्थात तीक्ष्ण शस्त्र से साफ कटा हुआ होना चाहिए, सुविभक्त होना चाहिए। निराश्रय यानी कि पूरे कोटर रहित होना चाहिए। ये व्रण के 5 गुण होते हैं। नेक्स्ट आते हैं वैद्य निर्मित व्रण के या फिर चिकित्सा योग्य व्रण के जो लक्षण होते हैं वो आयत ऊपर भी था, आयत विशालश्च विशाल ऊपर भी था, सुविभक्त निराश्रय सुविभक्त ऊपर भी था, निराश्रय ऊपर भी था। प्राप्त कालकृत व्रण कर्माणि शस्यते। ये प्राप्त काल ऊपर नहीं था और नीचे जो है वो सम नहीं है। तो प्राप्त काल का मतलब होता है कि सही टाइम पे किया हुआ व्रण, यानी कि हमने शोफ आदि की अवस्था देख ली कि ये आमावस्था है, पच्यमान अवस्था है या फिर पक्वावस्था है, उसका सही टाइम देख के जो व्रण किया जाता है वो प्राप्त काल चपी व्रण, प्राप्त काल वाला व्रण कहलाता है। ये होते हैं जो वैद्य को यानी निर्मित व्रण होते हैं उसके गुण। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 10 में। ये सुश्रुत के वैद्य के गुण हैं, यानी कि शल्य चिकित्सक के सर्जन के गुण जो आते हैं वो शौर्यम आशु क्रिया शस्त्र तैक्षणम अस्वेद अवेपतु असमोहश्च वैद्यश्च शस्त्र कर्माणि शस्यते। यानी कि कैसा कैसा वैद्य के गुण होने चाहिए। वैद्य को शौर्य होना चाहिए, शूरता होनी चाहिए उसमें। आशु क्रिया यानी कि जल्दी शीघ्रता से क्रिया करने वाला होना चाहिए। शस्त्र तैक्षण यानी कि जो उसके शस्त्र की धार है वो उचित तीक्ष्ण होनी चाहिए। अस्वेद यानी कि उसको सर्जरी करते टाइम पसीना नहीं आना चाहिए। अवेपतु यानी कि उसके हाथ नहीं कांपने चाहिए। असमोहश्च यानी कि रक्त आदि देखकर उसको मूर्छित ना हो वो। ये वैद्यश्य कर्माणि शस्त्र कर्माणि शस्यते, ये वैद्य के सर्जन के गुण होते हैं। नेक्स्ट आते हैं यदि एक व्रण से फोड़े की शुद्धि न हुई है, पुयादि का पूर्ण रूप से निर्गमन न हुआ हो, तो बुद्धिपूर्वक विचार कर बीच में या पूर्व व्रण के समीप अन्य व्रण करते हुए, यानी कि अगर एक से पूर्ण रूप से पुए नहीं निकला हो तो साथ में एक अन्य चीरा लगाते, इसे काउंटर इंसीजन कहते हैं। साथ में एक चीरा लगा दो, उससे पुए निकल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 12 में। यतो यतो गतिम विद्यात उत्संगो यत्र यत्र च तत्र तत्र व्रणम कुर्याद यथा दोषो न तिष्ठति। यानी कि जहाँ जहाँ जिस स्थान पर पुए की गति या उभार प्रतीत हो उस स्थान पर शस्त्र से व्रण करने चाहिए। यानी कि जहाँ जहाँ उत्संग यानी कि उभार हो वहाँ वहाँ चीरा लगाना चाहिए। जिससे दोष, यहाँ पूछा जाता है कि दोष टर्म किसके लिए यूज हुई है, ये पुए के लिए यूज हुई है, जिससे दोष भीतर न रह सके। नेक्स्ट आता है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा चांस होते हैं कि यहाँ छेदन कितने टाइप का होता है। 3 टाइप से छेदन किया जाता है। यानी कि जो हम चीरा लगाते हैं, जो डॉक्टर चीरा लगाते हैं वो 3 टाइप से लगा सकते हैं। तिर्यक छेदन, चंद्रमंडल और अर्धचंद्रमंडल। यानी कि तिर्यक कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, चंद्रमंडल कहाँ पे करना चाहिए, गोल यानी, और अर्धचंद्र यानी कहाँ पे करना चाहिए। तो तिर्यक यानी कि तिरछा छेदन कहाँ कहाँ करना चाहिए। भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिपुट, ओष्ठ, दंतवेष्टक, कक्षा, कुक्षी, वक्षणेषु। यानी कि भ्रू, गंडस्थल, शंख प्रदेश, ललाट, आँखों की पलक, ओष्ठ, कक्षा, कुक्षी और वक्षण, इन स्थानों पर तिर्यक छेदन करना चाहिए। चंद्रमंडल यानी कि गोल छेदन कहाँ पे करना चाहिए, पाणिपाद यानी कि हाथ और पैर में गोल छेदन करना चाहिए। और चंद्रमंडल यानी कि आधा चंद्र के समान कहाँ पे छेदन करना चाहिए, गुदा और मेढ्र में आधे चंद्र के समान छेदन करना चाहिए। अब ये तिर्यक छेदन वाले ये इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो ये चंद्रमंडल वाले हैं या फिर अर्ध चंद्रमंडल के हैं, ये 2 है, इसको याद कर लो। अब जो इसको छोड़ के हैं वो सारे के सारे तिर्यक छेदन में आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, अगर इसमें बताया गया कि अगर इस टाइप से छेदन नहीं करते हैं, यानी कि जो जहाँ पे छेदन जिस टाइप से करना चाहिए उस टाइप से नहीं करते हैं, तो क्या होता है, अन्यथा तू
शिरा स्नायु छेदनम अतिमात्रा वेदना चिराद व्रण सर्रोह मां स्कंद प्रादुर्भावश्चेति। यानी कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, शिरा स्नायु में चीरा लगने का छेदन की संभावना रहती है, अति मात्रा में वेदना होती है, चिराद व्रण सर्रोह यानी कि देर से रोपण होता है व्रण का, और मां स्कंद प्रादुर्भाव यानी कि मांस की गांठें पड़ जाती है। अब नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये पूछा जाता है कि अभुक्तवत कर्म कुर्वीत, शस्त्र कर्म में किस किस डिजीज़ में करना चाहिए, यानी कि खाने शस्त्र कर्म करने से पहले किस किस डिजीज़ में खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अभुक्त वक्त यानी कि बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए। किस किस में, मूड गर्भ उदर अर्श अश्मरी भगंदर मुख रोगेश्व अभुक्त वक्त कर्म कुर्वीत। जिस मूड गर्भ में, उदर रोग में, अर्श भगंदर मुख रोग, इन सब में बिना कुछ खिलाए ही शस्त्र कर्म करना चाहिए। आगे अग्नि कर्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस किस में बिना खाए अग्नि कर्म करना चाहिए। उसमें 4 आते हैं, अश्मरी भगंदर अर्श और मुख रोग। इन 4 डिजीज़ में बिना खाए ही अग्नि कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, इसमें अब जो चीरा लगा दिया है, चीरा लगाने के पश्चात क्या करना चाहिए। तदंतर व्रण के शस्त्र को निकालकर रोगी को शीतल से आश्वासन या शांति देकर चारों ओर अंगुलियों द्वारा व्रण को धीरे धीरे दबाकर कषाय से व्रण का प्रक्षालन करना चाहिए। मतलब किससे व्रण का प्रक्षालन करना चाहिए, कषाय से। उसके पश्चात प्रोत से व्रण के भीतर के शेष कषाय जल को पोंछकर तिल कल्क शहद और घृत से लिप्त तथा न अति स्निग्ध और न अति रुक्ष कल्क से ढककर तथा उस पर मोटी कवलिका रखकर वस्त्र पट्ट बांध देना चाहिए। ये क्या है कि पहले जो हमने सर्जरी कर दी है, चीरा लगा दिया है, परफॉर्म होगी, उसके पश्चात कषाय से उसको धो के अब जो चोट लगी होती है उसके ऊपर किसी न किसी चीज़ की मेडिसिन का वो लगा के, छोटी सी कॉटन के ऊपर वो उस चोट के ऊपर लगाते हैं और उसके पश्चात उसके ऊपर एक और कॉटन लगा के फिर पट्टी बांधते हैं। तो वो जो कॉटन के ऊपर जो मेडिसिन लगाते हैं, कल्क लगाते हैं, वो किसका लगाना चाहिए, तिल कल्क शहद और घृत। व्रण शोधन के पश्चात मैंने कषाय से उसका शोधन करने के पश्चात किसकी वृत्ति लगानी चाहिए, तिल कल्क शहद और घृत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ये लगाने के व्रण स्थान पर उसे सद्यो व्रण कल्क से ढककर तथा उस पर मोटी कवलिका रख दे। पश्चात वेदनाहर या और राक्षस नाशक द्रव्यों की धुनी से उस स्थान को धूपित करे और रक्षोघ्न मंत्रों से व्रण की रक्षा करनी चाहिए। बाकी इस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, एग्जाम में नहीं आता है। नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब जो हमने पट्टी कर दी है उसको कब खोलना चाहिए। उसे आचार्य उपदेश देने के बाद तीसरे दिन व्रण बंधन की पट्टी को खोलना चाहिए। वैसे ही कषाय से धोकर पट के बंधन को दोबारा कर देना चाहिए, यानी कि तीसरे दिन उसकी पट्टी खोलनी चाहिए। व्रण की पट्टी कब खोलनी चाहिए, तीसरे दिन खोलनी चाहिए। और यदि हम तीसरे दिन नहीं खोलते हैं, दूसरे दिन जल्दी में पट्टी खोल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोलने से उसमें गांठें पड़कर देरी से रोहण होता है और वेदना अधिक होती है। तो क्या होता है, इसमें वेरोग होता है। वेरोग मतलब कि व से वेदना अधिक होती है, र से रोहण देर से होता है और ग से ग्रंथि पड़ जाती है। नेक्स्ट आता है कि किस किस चीज़ों का जब तक वो रोपण अच्छे से ना हुआ हो, किस किस चीज़ का त्याग करना चाहिए, तब तक दिखाई न तब तक अजीर्ण व्यायाम स्त्री संभोग हर्ष क्रोध और भय इनका वर्जन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, ये बताया गया है, ऊपर बताया है कि नॉर्मली टाइम में कब व्रण बंधन खोलना चाहिए, नॉर्मली टाइम में कब पट्टी खोलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ऋतुओं के अनुसार कब पट्टी खोलनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि हेमंते शिशिरे च एव वसंते चापि मोक्षये त्रिहाद द्विहाद शरद ग्रीष्म वर्षा स्वपि च बुद्धिमान। यानी कि ऋतुओं में जो शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत है, इसमें तीसरे दिन पट्टी खोलनी चाहिए, और जो शरद, ग्रीष्म और वर्षा है, इसमें दूसरे दिन पट्टी खोलनी चाहिए। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हे शिव में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हे शिव में तीसरे दिन वर्ण की पट्टी खोलनी चाहिए, और सुग्रीव में यानी कि स से शरद, ग्रीष्म और वर्षा में दूसरे दिन वर्ण की पट्टी खोलनी चाहिए। इसमें विमर्श में इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, प्राय शीत समय में पाक कम होने से 3 दिन पर तथा उष्ण काल में पाक शीघ्रता भय से 2 दिन में खोलनी चाहिए, लिखा है। यदि पैतिक व्रण हो या शरद ऋतु हो या ग्रीष्म काल हो, यानी कि पहले पैतिक व्रण है, ऊपर से शरद ऋतु जिसमें पित्त का प्रकोप होता है, और ऊपर से ग्रीष्म या फिर ग्रीष्म काल हो, उसमें सुबह शाम 2 बार पट्टी खोलनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, इसमें पूछा जाता है कि सुश्रुत में इमरजेंसी ट्रीटमेंट का वर्णन कहाँ पे आता है,
तो वो यहाँ पे इस श्लोक से पता चलता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अतिपातेषु रोगेषु न छेद विधि इमं भीषक प्रदीप्त आगार्व शीघ्रम तत्र कुर्यात् प्रतिक्रियाम। यानी कि व्रण में पाक होने पर या फिर तीव्र रक्तस्राव होने पर या फिर प्राण की हानि या फिर प्राण भय की संभावना होने पर उक्त नियमों यानी कि कब पट्टी खोलनी चाहिए, कब नहीं खोलनी चाहिए, इन नियमों को ध्यान में न रखते हुए जलते हुए मकान के प्रतिकार, यानी कि जब आग लगी हुई कहीं मकान में तो उसका जैसे उपाय करते हैं, अति शीघ्रता से कोई उपाय किया जाता है, उसी प्रकार उसकी शीघ्रता से कोई उपाय करना चाहिए। यानी कि एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो गया ये, यानी कि उसमें फिर नियमों का पालन ना करते हुए शीघ्र कोई उपाय करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं वेदना के लिए, यानी कि सर्जरी करने के पश्चात व्रण में यदि वेदना हो रही हो तो क्या करना चाहिए। कोष्णेन यष्टिक मधुक आन्वितेन, यानी कि किंचित वेदना हो रही हो, दुखित या फिर संतप्त करती हो, मुलेठी के चूर्ण से युक्त किंचित उष्ण घृत के द्वारा सेचन से वह वेदना शांति करते हैं, वेदना की शांति हो जाती है। तो तीव्र वेदना हो रही हो, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि शस्त्र कर्म में यदि तीव्र वेदना होती है तो उसमें क्या किया जाता है, मुलेठी चूर्ण प्लस किंचित उष्ण घृत का लेप लगाया जाता है। आगे वाले चैप्टर्स में आएगा शार निपातजन्य वेदना, उसमें होता है मधु प्लस सर्पी का प्रयोग। शार निपात यानी कि शार के प्रयोग के पश्चात यदि वेदना हो रही है तो उसमें मधु प्लस सर्पी, और यदि अग्निकर्म के पश्चात अग्नि उपयोगजन्य अग्निकर्म किया है उसके पश्चात वेदना है तो उसमें क्या करना चाहिए, मधु प्लस सर्पी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। थैंक यू।